Hello everyone, I am Harleen and welcome to my channel ChemTribe. Today I am going to discuss crystal field theory. As we have already discussed in class 11th that d orbitals have 5 shapes: dxy, dyz, dzx, dx square minus y square and dz square. इनमें से जो पहली तीन हैं dxy, dyz and dzx, इनमें जो ऑर्बिटल्स होते हैं these lie in between the axes, whereas in dx square minus y square and dz square the orbitals lie on the axis. अब ये शेप्स तो हमें समझ में आ गई. ये शेप्स हमने समझी क्यों? इसका रीज़न ये है कि जब हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ेंगे तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में हमें पता चलेगा कि इन ऑर्बिटल्स के साथ लिगेंड्स जब आते हैं तो इन डी ऑर्बिटल्स के ऊपर क्या इफेक्ट होता है उसका. सो बिफोर एक्चुअली डूइंग व्हाट क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इज, let us just discuss what are the assumptions on which this theory is based. तो पहली assumption जो इस थ्योरी की है that is, ये कंसिडर करती है थ्योरी कि जो मेटल और लिगेंड के बीच में बॉन्ड होगा वो प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक होगा. That means the ligand gives its electrons to the metal orbital और metal orbital में वो electrons accommodate हो जाते हैं. Second is that it treats ligand to be point charges. Point charges means बहुत छोटे साइज के negatively charged particles. Number 3, it considers that whenever a ligand approaches central metal ion, the d orbitals and its energy gets affected. d orbitals और उनकी जो energies हैं उनमें changes आ जाते हैं. हमें पता है कि जो d orbital की 5 shapes हमने study करी, ये 5 की 5 orbitals की energies same होती हैं. These are degenerate. लेकिन जैसे ही लिगेंड्स इनको अप्रोच करते हैं, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग इनकी एनर्जी स्प्लिट हो जाती है, इनकी डीजेनरेसी स्प्लिट हो जाती है. नाउ दीज ऑर्बिटल्स नो लॉन्गर रिमेन डीजेनरेट. तो क्या पैटर्न होता है? जैसे ही लिगेंड्स अप्रोच करते हैं मेटल डी ऑर्बिटल्स को, वो कैसे स्प्लिट होती हैं, उसकी डीजेनरेसीज, वो सारा कुछ हमने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में पढ़ना है. सो टॉकिंग अबाउट क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, हम इसमें ये पढ़ेंगे कि जब लिगेंड ऑक्टाहेड्रल फील्ड में अप्रोच करेगा, ऑक्टाहेड्रल फील्ड मतलब जब 6 लिगेंड्स अप्रोच करेंगे डी ऑर्बिटल्स को, तब कैसे चेंजेस आएंगे डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी में. And then we will continue with splitting in tetrahedral field, जब हम 4 ligands का इफेक्ट पढ़ेंगे d orbitals की energies के ऊपर. First one is splitting in octahedral field. We know that since we are talking about coordination compounds and since we are talking about the compounds of d block, तो इसका मतलब कि d orbitals में कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे. जैसे ही लिगेंड इन डी ऑर्बिटल्स को अप्रोच करेगा तो लिगेंड के इलेक्ट्रॉन्स और डी ऑर्बिटल के बीच जो इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं उनमें रिपल्शंस होंगी, और जैसे ही रिपल्शंस होंगी तो डी ऑर्बिटल्स की एनर्जीज बढ़ेंगी. व्हेन लिगेंड्स आर अप्रोचिंग, देन द repulsions between the orbitals takes place, and due to those repulsions the energy of the orbitals gets increased. लेकिन जैसे ही लिगेंड्स अप्रोच करते जाएंगे वैसे ही एनर्जीज बढ़ती जाएंगी, विच मीन्स कि जो स्टेबिलिटी है डी ऑर्बिटल्स की वो कम होती जाएगी. लेकिन हमें तो ऐसा कॉम्प्लेक्स चाहिए जो स्टेबल हो, और डी ऑर्बिटल्स अनस्टेबल नहीं होनी चाहिए. तो अपने आप को स्टेबल करने के लिए जो डी ऑर्बिटल्स हैं वो अपने आप को स्प्लिट कर लेती हैं इन 3 and 2. That means जो 5 ऑर्बिटल्स का सेट था वो अब 3 और 2 के सेट में टूट जाता है जब लिगेंड्स बहुत पास आ जाते हैं. In octahedral field,
जो 3 ऑर्बिटल्स का सेट होता है उसकी एनर्जी एवरेज एनर्जी से कम हो जाती है, और जो 2 ऑर्बिटल्स का सेट होता है उसकी एनर्जी बढ़ जाती है। इसका रीजन समझने के लिए हम ये देखते हैं कि जो 2 ऑर्बिटल्स का सेट है मीन्स द dz² एंड dx² माइनस y², इनकी एनर्जी हम बढ़ा रहे हैं। इनकी एनर्जी बढ़ाने का मतलब ये, जो लिगेंड्स हैं वो शायद इसी डायरेक्शन से अप्रोच कर रहे होंगे जिस वजह से ये ज्यादा रिपल्शन से सफर कर रहे हैं और इनकी एनर्जी बढ़ रही है। सो दिस इम्प्लाइज कि जब भी हम ऑक्टाहेड्रल फील्ड की बात करेंगे तो ऑक्टाहेड्रल फील्ड में जो लिगेंड्स होते हैं वो अलोंग द एक्सिस अप्रोच करते हैं, जिस वजह से dx² माइनस y² और dz² ऑर्बिटल्स की एनर्जी बढ़ जाती है और dxy, dyz और dzx की एनर्जी कम हो जाती है। जो 2 ऑर्बिटल्स का सेट है उसको हम Eg सेट बोलते हैं और जो 3 ऑर्बिटल्स का सेट है वो T2g सेट कहलाता है। The difference between the energy of the Eg and T2g set is called crystal field stabilization energy और crystal field splitting energy। कि क्रिस्टल फील्ड की वजह से, लिगेंड्स की वजह से जो स्प्लिटिंग हुई उनमें गैप क्या था, दैट इज कॉल्ड योर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी और क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। अब होता यह है कि जब लिगेंड्स अप्रोच करते हैं और ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग होती है 2 सेट्स में, तो हम देख रहे हैं कि एक सेट की एनर्जी बढ़ रही है और एक सेट की एनर्जी कम हो रही है। द इंक्रीज इन द एनर्जी ऑफ Eg सेट इज 3/5 डेल्टा नॉट और 0.6 डेल्टा नॉट, जहां पे डेल्टा नॉट हम कह रहे हैं कि क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी है। मतलब टोटल क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी में से 0.6 पार्ट जो होगा वो Eg का होगा और जो 0.4 पार्ट होगा वो T2g की एनर्जी में डिक्रीज आया है। इस चीज को समझने के लिए हम ये कह सकते हैं कि हमारे जो ऊपर वाले 2 Eg सेट के ऑर्बिटल्स हैं, ईच ऑर्बिटल इज इंक्रीजिंग by 0.6 डेल्टा नॉट, एंड जो T2g का सेट है उसमें ईच ऑर्बिटल इज रिड्यूसिंग इट्स एनर्जी बाय 0.4 डेल्टा नॉट। दैट इज व्हाई वी हैव रिटन +3/5 डेल्टा नॉट मीन्स इंक्रीज एंड -2/5 डेल्टा नॉट मीन्स डिक्रीज। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए हम इन 2 वैल्यूज को यूज करेंगे, +3/5 और -2/5 को। लेकिन उससे पहले हम सेम चीज स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल फील्ड डिस्कस कर लेते हैं। जब हम टेट्राहेड्रल फील्ड की बात करते हैं तो जो स्प्लिटिंग का पैटर्न है वो ऑपोजिट रहता है। दैट मीन्स जो 3 सेट का ऑर्बिटल है वो ऊपर चला जाएगा और जो 2 ऑर्बिटल्स का सेट है वो नीचे आ जाएगा। That means the 2 orbitals reduce their energy and the 3 orbitals lying in between the axes increase their energy. So this implies that the ligands must be approaching in the direction of the orbitals lying in between the axes. और we can say कि टेट्राहेड्रल फील्ड में जो लिगेंड्स होते हैं वो इन बिटवीन दी एक्सिस अप्रोच करते हैं, लेकिन ऑक्टाहेड्रल में हमने अभी पढ़ा कि वो अलोंग दी एक्सिस अप्रोच करते थे, जिस वजह से अलोंग दी एक्सिस वालों की एनर्जी बढ़ जाती थी और टेट्राहेड्रल के केस में इन बिटवीन दी एक्सिस वालों की एनर्जी बढ़ जाएगी। अगेन इसमें जो इंक्रीज आएगा वो होगा 2/5 डेल्टा टी और जो 2 सेट्स के ऑर्बिटल्स में डिक्रीज आएगा दैट विल बी 3/5 डेल्टा टी। और
जो 3 और 2 सेट के ऑर्बिटल्स का गैप होगा वो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी ही कहलाएगा। इसके बाद इस टॉपिक में से जो क्वेश्चन यूजुअली एग्जाम में पूछे जाते हैं वो होते हैं CFSE को कैलकुलेट करना। तो CFSE को कैलकुलेट करने के लिए आपके पास 2 फॉर्मूलाज हैं। वो 2 फॉर्मूलाज क्या हैं? In case of octahedral field, you will calculate -2/5 times x plus 3/5 times y into delta naught. Or I should say that delta naught is basically the crystal field splitting energy in octahedral field. और टेट्राहेड्रल में कैलकुलेट करने के लिए इट इज -3/5x plus 2/5y delta t, where delta t is crystal field stabilization energy in tetrahedral field. जब हम x और y की बात कर रहे हैं तो x is the number of electrons in lower set and y are the number of electrons in upper set. Calculating CFSE is one of the important questions for exam, so you should practice these questions. लेकिन questions को करने से पहले एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं, that is spectrochemical series. Spectrochemical series जो है it is a list of ligands जिनमें ligands को increasing order of their field strength से arrange करा गया है। मतलब जो वीक फील्ड लिगेंड्स होंगे वो पहले आएंगे और जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होंगे वो बाद में आते हैं। तो जो सामने लिस्ट लिखी गई है उसमें आयोडीन, आयोडाइड, ब्रोमाइड, सल्फाइड, क्लोराइड, these all are the weak ligands, whereas all the ligands after ammonia, that is ene, biphenyl, NO2 negative, CN negative, CO, all these are the strong field ligands. अगर लिगेंड स्ट्रॉन्ग होगा तो स्प्लिटिंग भी ज्यादा होगी और अगर लिगेंड वीक होगा तो स्प्लिटिंग भी कम होगी. सो द एक्सटेंट ऑफ स्प्लिटिंग विल डिपेंड अपॉन द फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द लिगेंड्स. वीक लिगेंड्स कम स्प्लिटिंग, दैट मीन्स लो वैल्यू ऑफ CFSE. स्ट्रॉन्ग फील्ड मीन्स more splitting, means more value of CFSE. Now let's calculate CFSE for octahedral complexes. हम पहले सीधा बात करते हैं D4 कॉन्फ़िगरेशन की. अगर हम D4 कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे हैं और ऑक्टाहेड्रल की बात कर रहे हैं तो ऑक्टाहेड्रल के केस में 3 ऑर्बिटल्स नीचे होते हैं और 2 ऑर्बिटल्स ऊपर होते हैं. तो 3 ऑर्बिटल्स नीचे हैं तो मैं 3 इलेक्ट्रॉन्स तो नीचे वाले में दे दूंगी, लेकिन जो चौथा है वो कहां पे जाएगा? अगर तो पेयरिंग कर दूं तो नीचे वाले में ही रहेगा, लेकिन अगर पेयरिंग नहीं की जाती तो वो ऊपर चला जाता है. सो एज वी नो दैट द फॉर्मूला वाज -2/5x प्लस 3/5y. तो हमें पता चल गया कि हमारे पास x और y कितना है. हमने लोअर सेट में और अपर सेट में इलेक्ट्रॉन्स देख लिए, तो हम इस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करके डेल्टा नॉट की वैल्यूज निकाल सकते हैं. आपके सामने जो टेबल बना है उसमें हाई स्पिन और लो स्पिन दे रखे हैं. हाई स्पिन मीन्स पेयरिंग नहीं करेंगे, लो स्पिन मीन्स पेयरिंग करेंगे. और पेयरिंग कब करनी है? जब लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा, और जब लिगेंड वीक फील्ड होगा तो पेयरिंग नहीं होगी. सो इनको यूज करके हम अपने इलेक्ट्रॉन्स की कॉन्फ़िगरेशन को देखकर ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए CFSE कैलकुलेट